आज हम लोग जो मैथमेटिक्स है क्लास 11 का, उसमें जो सीक्वेंस सीरीज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जो तुम्हारा 9.2 जो तुम्हारा चैप्टर है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तुम इससे परिचित हो गए क्लास 10 से भी। क्लास 10 में भी तुमने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है तुमको कि जब कंसेक्यूटिव टर्म्स का ऐसे सीरीज जिसमें कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम हो, ये क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस, जैसे देखा सेकेंड माइनस फर्स्ट करें जहाँ 4 आया, थर्ड माइनस सेकेंड करें तो क्या अगर 4 है, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो तो इसको कहते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द प्रोग्रेशन मतलब जो प्रोग्रेस करते जाए, धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ता जाए। द प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म मतलब लगातार जो टर्म होगा, कंसेक्यूटिव term is constant is called arithmetic progression. Is called arithmetic progression, AP। यहाँ पर जैसे क्या the difference is called common difference. The difference of AP, the difference of consecutive term, the difference of consecutive term is called common difference, and it is denoted by D, and it is denoted by D। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल d से इसको डिनोट करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया? T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d इज इक्वल टू हो गया तुमको, जैसे सेकेंड टर्म T2, इस टर्म को इसको T2 लिखते हैं, सेकेंड टर्म माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये तुम्हारा कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हो गया, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको CD कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अब जहाँ तक कि हम लोग nth टर्म लिखें इस सीक्वेंस का, इस प्रोग्रेशन का, हम लोग चाहें कि जनरल टर्म क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा। डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। तुमने क्लास 10 में पढ़ा भी है, तो जाहिर है समझाना काफ़ी कठिन आसान होगा। तो ये तुमको जो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम लोग एक देख लेते हैं इसमें जनरल टर्म तुम्हारा, या जिसको nth टर्म भी कहते हैं, ऑफ AP। जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ AP कैसे निकलेगा? तो AP जो सीक्वेंस है, इसका जनरल टर्म हमको लिखना हो या nth टर्म जिसको कर सकते हैं, तो अगर फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ये दो दिया हुआ है, तो हम लोग को कोई भी टर्म कहेगा तो उसके आधार पर क्या करें, nth टर्म हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, द जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ AP, nth टर्म भी इसको कह सकते हैं। एन AP हैज फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, एंड कॉमन डिफरेंस D। फर्स्ट टर्म हो गया तुमको, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A, सेकेंड टर्म हो जाएगा तुमको इक्वल्स टू A प्लस D। सेकेंड टर्म A प्लस D हो गया, इसमें D ऐड करते जाएंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, सो ऑन। फोर्थ टर्म A प्लस 3D, और nth टर्म में इसको देखें, डॉट डॉट कर दें, तो nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म अगर कोई बोलता है स्टूडेंट को, तो क्या करता है, बिना सोचे बोलता है A प्लस ND। लेकिन सीक्वेंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में कोई डी जुटा हुआ नहीं, सेकेंड में एक डी जुटा है,
थर्ड में 2d जुटा हुआ है, तो nth में क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी एड होगा। तो थर्ड में क्या होगा तुम्हारा, nth में क्या होगा तुम्हारा, nth टर्म में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा nth टर्म का क्या होगा फॉर्मूला, tn जो हमारा फॉर्मूला आया nth टर्म दैट्स इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अब चाहे हम लोग किसी भी नंबर ऑफ टर्म 28, 100 कोई भी टर्म हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं इसको फॉर्मूला को लेकर के। तो nth टर्म तुम्हारा जो 28, 58 जो भी टर्म चाहें, इसमें a का वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए, d का वैल्यू पता होना चाहिए, उसी से किसी भी टर्म को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया ये nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो जब AP का nth टर्म हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहां तक कि AP का तुम्हारा क्या कहते हैं सम ऑफ n टर्म भी हम लोग देख लेते हैं, उस इसके प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, AP के n टर्म का सम, NAP हैज फर्स्ट टर्म equals to A, nth term equals to L, nth term is equal to L, और let common difference is D, let common difference equals to D, और S is sum of n terms of AP। तो S इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, पहला हो गया टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अगर D है इसका कॉमन डिफरेंस A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D। और इस ढंग से हमको nth टर्म तक जाना है। तो nth टर्म तुम्हारा अगर L है तो n माइनस nth टर्म, n माइनस 1th टर्म क्या होगा, L माइनस 1D होगा, और इसमें हो गया उससे पहले का टर्म क्या होगा, L माइनस 2D होगा। इस तरह से क्या होगा इसका अब वैल्यू होगा इसका। अब जहां तक कि इसको क्या कर जाए, इसको रिवर्स कर दिया जाए, इसको पलट दिया जाए, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा इसका वैल्यू। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका सीक्वेंस का जहां तक वैल्यू है, तो S इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, इसको अगर सम तो सेम रहेगा, अगर हम उल्टा भी लिख दें सीक्वेंस को तो ये हो गया L प्लस क्या हो जाएगा L माइनस डी, ये हो जाएगा प्लस L माइनस 2D डॉट डॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा A प्लस 2D प्लस A प्लस D और प्लस A। तो जाहिर है कि इसमें बात तय है कि किसी टर्म को अगर हम इधर से लिख दें और उसका सम तो जैसे उल्टा भी जोड़ेंगे सम क्या होगा तुम्हारा सेम होगा। अब इसके अब मदद से हम लोग देखो तो इसका सीक्वेंस S का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे, 2S हो गया। 2S इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस L, फर्स्ट A और L को जोड़ दिए, फिर इसमें D कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा A प्लस L हो जाएगा। इसी तरह से सभी हो जाएगा A प्लस L हो जाएगा, कितना टाइम्स तक, n टाइम्स तक हो जाएगा। तो 2S इज इक्वल टू n इंटू A प्लस L हो गया। तो S इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू A प्लस L, S इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू A प्लस L। तो L का अब जैसे इस टर्म होगा मतलब फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म का सम और n बाई 2, ये बिना कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। अब इसका दूसरा टाइप से अगर इस फार्मूला को, तो L इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, L इज इक्वल टू होता है तुमको L इज इक्वल टू जिसको Tn कहते हैं, Tn nth टर्म है L, इसका वैल्यू तो हम लोग यहाँ भी फाइंड आउट किए थे A प्लस n माइनस 1 टू D। अगर हम इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, n बाई 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S इक्वल्स टू आ गया n बाई 2 और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारा हो गया सम ऑफ nth टर्म। ये भी फॉर्मूला हो गया, और जहां चाहे तो आप इस फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो फॉर्मूला जहां सुटेबल हो उसको यूज करते हैं, या दूसरा n d के रूप में दिया हुआ तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये n AP के n टर्म का सम होगा। तो कैसे इसको किए गए, फिर से इसको देखो, इसमें क्या किया गया, पहले इसका कॉमन डिफरेंस d है तो पहला टर्म a हुआ, फिर a प्लस d a प्लस 2d, और लास्ट टर्म l है तो उसमें l में घटते चला जाएगा तो सर लिख दिएगा, और इस सीरीज को उलट के लिख दिए रिवर्स ऑर्डर में, तो सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबको सभी टर्म्स इसमें a प्लस l आ गए, और ऐसे n टर्म्स हैं सीरीज में, तो इसका सम क्या हो गया 2s इक्वल टू n इंटू a प्लस एल, तो इसका वैल्यू n/2 इंटू a प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्म में l का वैल्यू a प्लस n-1 इंटू d रख दिए, तो उससे फॉर्मूला तुम्हारा आ गया s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d आ गया। ये तुम्हारा हो गया दोनों सीक्वेंस हो गया, तुम्हारा दोनों सम हो गया, तुम्हारा सम के दो रूल हो गए, s इक्वल टू जो जिस रूप में याद करना चाहें इसको सम निकाल सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज है कुछ जो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के, कि जिसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस को ये तुमको बनाए जा सकते हैं, जैसे कि उसमें एपी के टर्म्स हैं जो कि कुछ टर्म्स एपी में दिए हुए हैं, अगर उसमें हम लोग कुछ ऐड कर दें समथिंग सभी टर्म में, तो अगर मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है जैसे 1 2 3, अगर इसमें कोई कहेगा हम 5 ऐड कर दें, तो आप सब में 5 ऐड कीजिएगा तो उससे तो कोई उसका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, जिसका मतलब जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो एपी में ही रहेगा। या कुछ घटा दें सीक्वेंस में, कोई एपी में है और उसमें कुछ क्या कर दिया जाए, समथिंग माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें किसी भी नंबर को, जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टीज में ये चीज कह सकते हैं हम लोग जो कि आया कि कोई भी नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम या सब्सट्रैक्ट कर दें, हर टर्म में जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा या सीरीज आएगा वो क्या होगा, तुम्हें वो तुमको पहले के जैसा ही रहेगा। जैसे इसका कहने का मतलब ये हो गया, जैसे देखो एक एग्जांपल पहले समझाते हैं तो उससे कुछ मैं कहना क्या चाहता हूँ समझ में शायद आएगा। जैसे कि मानते हैं 2 5 8 11 14, ये सब एक सीक्वेंस दिया हुआ है। हर टर्म में अगर आप मान लेते हैं कि 3 जोड़ दें तो क्या सीरीज बनेगा, जोड़ के ही देख लेते हैं। ये 5 हो जाएगा, इसमें भी आपको 3 जोड़ना तो ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसी टाइप से ये क्या होगा 14 हो जाएगा। तो ये भी तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहा, सीक्वेंस बदल गया बट तो ये एपी में ही रहेगा। इसी तरह की बात कर रहे थे कि अगर सम के बजाय आप 3 सम में घटा देते या 5 घटा देते, ऐसा में ये इसका ये नहीं कि कॉमन डिफरेंस के बराबर ही ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर 5 ऐड करते तो 7 होता, तो यहाँ भी क्या होता है 12 होता, फिर क्या होता तुमको 17 होता, सो ऑन, मतलब ये भी एपी में ही होता। तो कोई भी नंबर ऐड करें, या इनफैक्ट मैंने कहा कि माइनस भी कर दें, यहाँ पर सब में आप क्या करते चले जाइए, एक पर्टिकुलर नंबर घटाते चले जाए, डिफरेंस को कहाँ फर्क पड़ने वाला है, सारा डिफरेंस तो 3 ही रहेगा। तो या इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि 3 कोई भी हर नंबर को क्या कर दें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या एपी में रहेगा, हाँ एपी में रहेगा, इसमें डिफरेंस भी बदल जाएगा। जैसे आप देखिए इसमें 2 से मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, सीरीज क्या होगा 4 है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 16 हो गया, ये 22 हो गया। तो देखिए ये अभी भी एपी में है, लेकिन कॉमन डिफरेंस जरूर बदल गया इसका। ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है ये अभी भी किस में है, ये एपी में है। घटाओ देखो तुम्हारा क्या होगा 6 के बराबर घटाओ जा रहा है, तुम्हारा डिफरेंस क्या जा रहा है 6 जा रहा है। और अगर डिवाइड कर दे तो वही ढंग से फिर एपी रहेगा, वो एपी में ही, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा उतना टाइम कम हो जाएगा। तो क्या मतलब समझ में आया कि कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी एपी में, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा वह भी एपी में ही होगा। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट तो जो सीक्वेंस प्राप्त होता है वो एपी में होता है। दूसरा बात यह है कि है जिसको हम एक ही बार में लिख देंगे, एक और चीज मैं समझा दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए। 2 सीक्वेंस है, अगर 2 एपी में 2 सीक्वेंस पहले से दिए हुए हैं, जैसे कि एक लीजिए 1 4 7, उसके बाद 10, सो ऑन। एक सीक्वेंस है तुमको 2 6 10, सो ऑन। तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है तुम्हारा वो भी एपी में ही होगा, जो कि बिल्कुल आसानी से होगा, और दोनों के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर हो जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस। तो अगर 2 सीक्वेंस जो कि ये एपी में है
उसके प्लस या माइनस से जो नया सीक्वेंस बनेगा, इसका जैसे 5 हो गया, इसी तरह से इसको भी ऐड किया तो ये जो सीक्वेंस आने वाला ये भी एपी में आएगा। और अगर डिफरेंस भी इसको कर देंगे तो वो भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो एपी में आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड से बना हुआ सीक्वेंस वो एपी में नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा। इन दोनों के टर्म्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो एपी में रहे, ये जरूरी नहीं है। क्या बोला गया फिर से देख लो, दो सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसके सम से जो नया सीक्वेंस बनेगा या डिफरेंस से, दैट विल बी इन एपी, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड से जो बनेगा वो एपी में रहे, ये जरूरी नहीं, जो कि यहां भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जो कि देख रहे हो तुमको दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो रिजल्टेंट सीक्वेंस तुम्हारा एपी में नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा, जैसे इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं इस दोनों प्रॉपर्टी को एक दो ही पॉइंट में मैं लिख देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। नंबर पहला, इफ अ नंबर इज added, subtracted, multiplied and divided from an AP, the resultant सीक्वेंस इज इन एपी, ये रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी में होगा। तो अभी एग्जांपल तो दे ही दिए, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वो एपी में ही होगा। दूसरा, इट्स ए सीरीज, द टर्म्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम obtained by adding or subtracting corresponding terms of AP must be in AP, ये अगर दो का मल्टीप्लाई जो कर दो, बट इसमें नोट में लिख देते हैं, नॉट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू एपी सीरीज टर्म्स, तो एपी सीरीज corresponding terms is not may not be in not necessarily in AP, AP में रहे जरूरी नहीं है। तुमको मल्टीप्लाई और डिवाइड से अगर करेंगे तो वो AP में रहे जरूरी नहीं, लेकिन अगर ये बात भी तय है दोनों का, अगर तुमको कॉमन डिफरेंस दोनों सीरीज का अगर सेम होगा तो वो AP में हो भी सकता है। ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं ही होगा, बल्कि AP इन दोनों की स्थिति में AP में होगा ही होगा, मस्ट है, इसमें हो भी सकता है। मतलब ये आवश्यक नहीं कि क्या हो गया ये रहे ही, लेकिन ये एपी में हो भी सकता है अगर कॉमन डिफरेंस क्या रहे दोनों में इक्वल रहे, तो डी स्क्वायर का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अगर तुमको तो एपी में हो भी सकता है, और मतलब वो रूल नहीं है कि होगा ही होगा ऐसा। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी जितना हमने डील किया, उसके बाद है तुमको कुछ दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल्स पढ़ो। एग्जाम्पल कितना एग्जाम्पल दिया हुआ है, कितना नंबर से है? 4 नंबर से, 4 नंबर से कितना तक है? हाँ 7, 4 एग्जाम्पल है। पढ़ो। 9.4 क्या है चौथा? mth टर्म इज n, रुको, mth टर्म इज n, mth टर्म n है और nth टर्म n, देन फाइंड द pth टर्म, pth टर्म इज इक्वल टू व्हाट, ये ना। तो इसमें देखो pth टर्म में हमको चाहिए a और d का इसका वैल्यू चाहिए। तो यहां पर जैसे देखो ms टर्म n है, तो इसका जो हम लोग
इससे जो पहला लाइन से हम लोग जो इक्वेशन बना सकते हैं a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा n हो गया। दूसरा जो लाइन है उससे क्या बन जाएगा a प्लस वन माइनस डी इज इक्वल टू m हो गया। अब इन दोनों को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहां पर अगर सब्सट्रैक्ट कर दें इसको तो a तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो गया n माइनस n। m माइनस वन माइनस n प्लस वन इंटू डी इक्वल्स टू n माइनस n। m माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू n माइनस n, तो d इक्वल्स टू माइनस वन हो गया तुम्हारा। ये d निकल गया। अब जहां तक कि d निकल गया तो d का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो हमारा a भी कैलकुलेट हो सकता है। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन वन, पहला कोई वन कह रहे हैं क्लियर है, a प्लस n माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू m और Pn इज इक्वल टू m है, ठीक है। तो a और इसे माइनस वन से गुना हो a प्लस वन माइनस n इक्वल्स टू m, तो a बराबर क्या हो गया m प्लस n माइनस वन, a बराबर हो गया m प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन हो गया। तो अब तुमको यहाँ पर है, अब हमको चाहिए t, जब a निकल गया और d निकल गया तो हम लोग इसका तो ये पी एच टर्म निकाल ही सकते हैं, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू आ गया है m प्लस n माइनस वन प्लस p माइनस वन इंटू माइनस वन, तो m प्लस n माइनस वन प्लस वन माइनस p, तो वन वन कैंसिल हो गया, तो m प्लस n माइनस p, क्या यही आंसर है? नहीं हुआ? m प्लस n माइनस p, ये तुम्हारा आ गया और ये तुम्हारा आ गया मतलब पी एफ टर्म का वैल्यू आ गया। तो दो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व करके हमने क्या कर दिया, ए और डी को कैलकुलेट कर लिया और ए और डी कैलकुलेट होने से क्या हो गया हमारा, जब उसमें वैल्यू रखेंगे पी एफ टर्म में तो वो तुम्हारा उसका वैल्यू आ गया। क्या हुआ? चलो अगला, हाँ कितना इज इक्वल टू ए टी, ए इंटू पी, हाँ सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी इज, हाँ हाँ अच्छा लिखते हैं, तो क्या करना है उसको, अच्छा अच्छा, तो 9.5 को देखते हैं, एनसीईआरटी का 9.5 एग्जाम्पल, S इज इक्वल टू दिया हुआ है, nth टर्म का सम है NP, और बोलो हाफ n Q, हाफ n इंटू n माइनस वन इंटू Q, चाहिए इसका कॉमन डिफरेंस। तो देखो इसमें क्या है, अगर ये nth टर्म का सम है, Sn है ये तुमको, इसमें अगर हम लोग चाहें तो एक टर्म पहले का, देखो जैसे कि तुमको एक जरा समझे हम लोग, S अगर तुमको 10 टर्म का सम कोई लिखे, जैसे इसी एग्जांपल से समझो, T10 तक हो गई, इसमें S9 तक का कोई टर्म लिख दे, T1 प्लस T2 तो T9 तक हो गया ये। इन दोनों को जब घटाएगा तो क्या बचेगा, S10 माइनस S9 बराबर क्या बचेगा, सिर्फ एक टर्म ही T10 बच जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा सर, इसमें भी तो 1 से 9 तक है ही, और 1 से 9 तक क्या होगा तुम्हारा, ये कैंसिल आउट हुआ तो बचा 10 n। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि nth टर्म के सम में यहां पर अगर आ जाएं, nth टर्म में अगर हम लोग n माइनस वन टर्म का सम को माइनस कर देंगे तो nth टर्म निकलेगा। इस एग्जाम्पल के मदद से तुमको Tn इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा nth टर्म निकालना, तो Sn nth टर्म के सम में क्या घटाएं, जैसे कि 10th टर्म निकालना 10 माइनस 9 किया, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसे nth टर्म निकलेगा। लेकिन तो अब तुम ये कह सकते हो अभी तो d हमको निकालना, तो d इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे अगले स्टेप में। तो इसका Sn का वैल्यू हमारे पास है
AP ये है ना प्लस ओ सॉरी NP प्लस हाफ इंटू N इंटू N माइनस 1 इंटू Q माइनस यहां पर N के जगह N माइनस 1 हो जाएगा। एक ही बार में तो माइनस या तो इसको ब्रैकेट में ले लो, चलो एक टर्म बढ़ा ही देते हैं। तो N माइनस 1 इंटू P प्लस हाफ हो गया प्लस हाफ N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू Q, ऐसा हो जाएगा तुम्हें अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो Tn क्या हो जाएगा, NP है इसमें ये घट जाएगा, तो NP माइनस N माइनस 1 इंटू P ये हो गया, और प्लस क्या होगा तुम्हारा, हाफ तो कॉमन हो गया और N माइनस 1 भी कॉमन है, Q भी कॉमन है, हाफ भी कॉमन है, N माइनस 1 भी कॉमन है और Q भी कॉमन है। तो बचा यहाँ क्या चीज, यहाँ N बचा और उधर क्या बच गया, N माइनस N प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का हटा देंगे तो यही हो जाएगा, मतलब कि ये 2 बच जाएगा और हाफ और 2 फिर क्या जाने वाला है, कैंसिल होने वाला। तो बचा क्या टोटल Tn, इधर क्या बच गया हमारा N और N माइनस 1 तो कैंसिल घट गया, तो सिर्फ यहाँ P बचा सर, ये तुम्हारा क्या बच गया, यहाँ 1 बचा, NP में तुम्हारा क्या घट गया तुम्हारा N माइनस 1P, तो इसको अगर कॉमन ले लेंगे या इसको ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर सिर्फ P बचने वाला है, और यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो गया तो N माइनस 1 बच गया, यहाँ पर यहाँ Q बच गया और यहाँ पर क्या बच गया तुम्हारा ये 2 बचा ना खाली, तो 2 और 2 तो कैंसिल ही हुआ, तो क्या बचा हमारा पर N माइनस 1 P प्लस N माइनस 1 इंटू Q, यही बच गया। अब ज्यादा कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा देखो, अब इसी तरह के एक एग्जांपल तुम यहाँ पर देखो, Tn होगा तो क्या होगा A प्लस D और डॉट 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 क्या होगा, ये NH छोड़ दो, T10 का हो, T10 होगा A प्लस कितना होगा 9D होगा यहाँ पर, ये 10 माइनस 1 इंटू D, और इसमें 9 टर्म घटा दो, T9 टर्म घटाओगे तो 9 टर्म क्या होगा, NH टर्म, तो क्या बचेगा तुम्हारा 9 टर्म बचेगा तुम्हारा, तो इसमें घट जाएगा, 9 टर्म बचेगा, क्या बच जाएगा तुमको, 10th टर्म का वैल्यू है A प्लस 9D और 8th टर्म का 9 टर्म का वैल्यू कितना होगा A प्लस 8D, तो दोनों घटने के बाद क्या बचेगा तुम्हारा D बचेगा। दोनों कंजुगेट टर्म का घटाव कभी भी क्या होता है AP में D होता है, तो कोई भी कंजुगेट टर्म का घटाव क्या होगा हमारा D होगा, ये तय है। तो कोई भी कंजुगेट टर्म आप घटा सकते हैं, कोई भी कंजुगेट टर्म का मतलब यह है कि यहाँ पर 2 तरीका हो सकता है बनाने का, एक बार इसमें n का वैल्यू 1 रख दें, एक बार n का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा कंजुगेट टर्म का डिफरेंस, फिर दोनों को क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा D निकल जाएगा, या Tn दिया हुआ ये तो आप कंजुगेट टर्म Tn माइनस 1 निकाल लीजिए, दूसरा ये भी तो T1 कंजुगेट टर्म हो जाएगा, तो P प्लस क्या होगा तुम्हारा ये n माइनस 1 तो n माइनस 2 इंटू Q हो गया, और D बराबर क्या होगा Tn, तो D इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा Tn माइनस Tn माइनस 1, ये हो गया P प्लस Tn का मान कितना हो गया P प्लस n माइनस 1 इंटू Q, ये हो गया माइनस क्या होगा तुम्हें P माइनस n माइनस 2 इंटू Q, तो ये तुम्हारा PP तो कैंसिल हो गया, सिर्फ Q बच गया तुम्हारा, कॉमन वगैरह लेके देख सकते हो Q आ गया आंसर, तो तुम्हारा आई होप कि क्या हो गया आंसर आ गया होगा। तो इसमें क्या किए पहले जो है तुमको Sn से क्या निकाल लिया हम लोग Tn निकाले, दोनों कंजुगेट टर्म का जो सम जो था n टर्म का सम में अगर n माइनस 1 टर्म सम का सम घटाएंगे तो वो उसका क्या निकल जाता है, उससे NH टर्म निकल जाएगा, और NH टर्म में n माइनस 1 टर्म घटा देंगे तो उससे कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कोई भी कंजुगेट टर्म का डिफरेंस AP में जो है तुमको कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। दूसरा तरीका यही बताया था कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दो, कोई भी वैल्यू रख करके उसमें घटाओगे सेम आंसर आएगा। आई होप आंसर भी आ गया होगा। क्या अगला एग्जांपल, हाँ कितना, अच्छा रुको लिखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9.86। तो 2 सीक्वेंस है, पहला सीक्वेंस के NS टर्म का ही सम देना है H1n टर्म का, दैट्स इक्वल बाय दूसरा सीक्वेंस का NS टर्म का सम लिखना है, दैट्स इक्वल टू कितना बाय कितना, बोलो रेशियो 3n बाय
7n प्लस 15। हाँ ठीक है, तो इसका 12 टर्म का चाहिए हमको रेशियो। ये है 3n प्लस कितना हो गया ये 8, ठीक है ना, और बाय n प्लस 15, यही है। तो देखो इसका जो फर्स्ट टर्म का अगर तुमको फर्स्ट सीरीज का इसको n/2 कह दो, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बाय n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये फर्स्ट टर्म का ये पहला टर्म का हो गया a1 और कॉमन डिफरेंस हो गया d1, और दैट्स इक्वल टू क्या होगा 3n प्लस 8 ना, 3n प्लस 8 बाय 5n प्लस 7n प्लस 15, 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, जैसे इसका फर्स्ट टर्म मान लिया है a1 और इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट सीरीज का d1, और सेकंड सीरीज का क्या हो गया a2 और d2। चाहे कि नोटेशन तो समझ में आ ही रहा होगा, और ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग का काम है कितना 12 टर्म का, 12 टर्म क्या होगा, फर्स्ट सीरीज का तुमको 12 टर्म क्या होगा, a1 प्लस 12 माइनस 1 d1, 11 d1, और दूसरा का क्या होगा a2 प्लस 11 d2 होगा, t2 सेकेंड सीरीज का nth टर्म होगा, a2 प्लस 11 d2। तो यहां पर n का क्या वैल्यू हम रखें कि हमको ये जो है a1 प्लस 11 d1 और a2 प्लस 11 d2 का रेशियो हमको मिल जाए। n का वैल्यू आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों लेफ्ट जो लेफ्ट साइड रखेंगे वही राइट साइड रखेंगे, तो हमको कोई आप कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, लेकिन क्या रखें कि हमारा उस ये चीज क्या हो जाए, हमारा फाइंड आउट हो जाए। तो n का वैल्यू क्या रखना चाहिए, यहां पर देखें, यहां पर n/2 तो कैंसिल हो चुका है, यहां पर है 2a1 प्लस क्या होगा तुमको n-1 इंटू d1 है। यहां पर अगर n का वैल्यू कोई 12 रखना चाहेगा तो 12 रखेगा, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 11 होगा, लेकिन उसका पर्पस पूरा नहीं होगा, ये गौर करके देखो। यहां पर हो जाएगा 2a1 प्लस 11 d1 हो जाएगा, लेकिन यहां भी 2a2 प्लस 11 d2 होगा, n इक्वल टू कितना रखने पर 12। तो अब उसको रेशियो आ जाएगा 2a1 प्लस 11 d1 का आ जाएगा, लेकिन रेशियो उसको किसका चाहिए था, 2a1 प्लस 11 d1 का चाहिए था, है ना। तो क्या हो सकता है, देखो तो 11 में रख के बजाय अगर यहां पर अगर 22 पुराया होता वो तो उसका काम हो जाएगा। देखो यहां 2a1 प्लस 22 d2 अगर पुराएगा तो 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, उसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसे 11 डायरेक्ट पुराने के बजाय उसको क्या टारगेट लेना चाहिए, 22 पुराए, 22 पूरा करेगा तो वो ऑटोमेटिक है a1 प्लस 11 d1 क्या हो जाएगा, उसको आ जाएगा। तो डायरेक्ट समझ में आ गया, तो क्या पुट करना चाहिए हमें अब 23 ना, 23 पुट करोगे तब 23 माइनस 1 होगा, पुट n इज इक्वल टू 23। समझ में आ गया होगा, इस तर्क पर क्यों डबल पर अटेम्प्ट किए। अब तो काम आसान हो गया हमारा, अब तो काम क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा बन गया। ये तो हो गया तुम्हारा 22 d1 बाय 2a2 प्लस क्या हो गया 22 d2, इधर भी रख दीजिए, कितना होगा 3 इंटू 23 ना, 3 इंटू 23 प्लस कितना 8 बाय 7 इंटू प्लस 15। तो अब तो तुम्हारा काम क्या हो गया, ये हो गया 2 कॉमन लेके काटिए, a1 प्लस 11 d1, अब बाई 2 यहां भी कैंसिल हो गया, a2 प्लस 11 d2, ये कितना हो जाएगा बोलो, तुम किताब से ही देखो आंसर क्या है। हाँ कितना बोला 7/16 कट के आ जाता है, चलिए हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया t1 11 बाई t2 11 12 टर्म्स ना इज इक्वल टू 7/16। तो n का वैल्यू रखने के बाद वो कैंसिल हो गया होगा। आई होप कि बाकी समझने वाला बिंदु समझ में आ गया होगा कि n इज इक्वल टू 23 रखेंगे तो वो 22 पर अटेम्प्ट किए, ना कि 11 पर डायरेक्ट, जो 2a1 था। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, हाँ हो गया इधर। अब अर्थमेटिक मीन है, एक और बोलो, बोलो 3 लाख। टोटल अमाउंट कितना होगा, देखो तो एपी का सम की बात है, 9 पॉइंट कितना लिखें इसको, कितना नंबर
11 7 ही और 7। तो उस आदमी का जो है इनकम है पहला साल 3 लाख, पहला साल 3 लाख है, और S19 का 19 साल में उसका क्या हो जाएगा, कितना इनकम हो जाएगा, यही उसका सवाल है। और हर साल कितना ऐड होता है उसका, 10 लाख ऐड होता है। तो 3 लाख फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म क्या होगा इसका 3 लाख प्लस 10,000, 3 लाख प्लस 10,000, इसका क्या जाएगा 3 लाख प्लस 20,000, और कहाँ तक ये 19 तक, 19 तक ना, 19 साल के अंत में, तो 19 साल का अंत, तो ये फर्स्ट टर्म में ये को तो क्या कहेंगे, अभी तो उसके पास है, 1 साल बाद तो ये है शायद, तो 19 साल बाद 20वां होगा ये, आफ्टर 19 ईयर ना, ये 20th होगा। समझ में आ गया बात? ही क्या है ये, देखो फर्स्ट टर्म में क्या है तुम्हारा, ये पहला साल के अंत में अभी उसके पॉकेट में है, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा तुम्हारा, ये तो उसको 10,000 ऐड होगा ना इसको। एक मिनट, क्या कहता है क्वेश्चन का लैंग्वेज, पढ़ो फिर से। ये पर्सन है इनकम, और नहीं फर्स्ट ईयर हो गया ये 19 से होगा ये, हाँ ठीक है, मैंने ये 19 ही होगा, 19 साल ना आफ्टर, लेकिन ये फर्स्ट ईयर तक ये हुआ, 19 साल के अंत में, मतलब 20वां साल के शुरू में। हाँ तो उसमें क्या 20 लिया गया है सब में के 19, तो S तुम्हारा जो निकलेगा ये फर्स्ट टर्म के लास्ट में है तुम्हारा, क्या सॉल्व किया होगा, लेकिन 20th होगा, ये 20th ही लेगा, मतलब ये फर्स्ट टर्म के ये जो है ये बिगिनिंग करेगा ना, कि 20th टर्म ही क्या होगा इसमें लेगा, क्योंकि 19 ईयर के अंत में चाहिए, नॉट 19 ईयर के ये बिगिनिंग हो जाएगा नहीं, ये अगर 19 लेगा तो क्या हो जाएगा, ये 19 के बिगिनिंग, 19 के एंड या 20th के स्टार्टिंग, इसलिए क्या होगा ये मतलब कि ये कौन सा लेंगे हम लोग 20th ईयर, n इक्वल टू क्या लेंगे इसके 20, और a इक्वल टू 3 लाख और d इक्वल टू 10,000, यही हो गया। तो अब इजीली बन जाएगा, और तो इसका सम चाहिए इसको इनकम का ना, s इक्वल टू क्या लेते हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लाख में काम करेंगे क्योंकि बड़ा अमाउंट है, तो लाख में ही काम कर दो, 20/2, और 2 इंटू ए का मतलब 3 लाख, और प्लस कितना हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 10,000 बटे लाख में इसको कन्वर्ट कर दो, 1/10 लाख, हाँ इसको लाख में कन्वर्ट कर दिया, उसको लाख में 1/10 लाख। तो अब जो है आंसर मेरा किस में आ जाएगा, लाख में आ जाएगा। तो ये 20 तो क्या होगा तुम्हारा s इक्वल टू 10 हो गया, और ये होगा 2 इंटू 3 मतलब 6 लाख हो गया, ये 6 प्लस, और ये हो गया तुमको 19/10 1.9, और ये हो गया लाख। तो 6 प्लस 1.9 कितना हो गया, ये 7.9 इंटू 10, तो 79 लाख। कितना आंसर है, हाँ ठीक है, हो गया। तो लाख में ही काम करने में फायदा था। और 19 समझ में आ गया ना कि 20 का है रखाया, इट आफ्टर 19 ईयर बोल रहा है, तो मतलब कितना टर्म हो गया वो 20th टर्म। तो ये तुम्हारा हो गया। अब अर्थमेटिक मीन भी थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं जल्दी से। अर्थमेटिक मीन होता है तुमको अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले टर्म को हम लोग उसका अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन कहलाएगा ये। तो अर्थमेटिक मीन लिख देते हैं जैसे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। If 3 terms are in AP, if 3 terms are in AP, the middle term is arithmetic mean of
इज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। जैसे कि ए बी सी आर इन ए पी, ये ए बी सी आर इन ए पी, तो ये तुमको जब ए पी होगा तो ए बी सी ए पी में तो बी क्या होगा तुमको, ये बी हो गया तुमको एक प्रकार से, बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ऐसा कर सकते हैं आप। अब जैसे एक होता है तुमको अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अगर अर्थमेटिक मीन इसका निकालना है तो अर्थमेटिक मीन अगर ए है तो ए बी ये कौन सी में होगा, ए पी में होगा। ये अर्थमेटिक ए यहां पे क्या हो गया, ए इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, ए इज इक्वल टू ए एम, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा अर्थमेटिक मीन होगा। तो ये तुम्हारा ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए बराबर ए प्लस बी बाय 2। अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, ए प्लस बी बाय 2। अर्थमेटिक मीन हो गया इसका ए प्लस बी बाय 2। तो अर्थमेटिक में अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए। अब यहां पर है तुमको एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसको सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पिछला जो अर्थमेटिक मीन ए जो माने तो उससे वो ए पी में आ गया पिछला टर्म डालने पर। एन अर्थमेटिक मीन्स n AMs between A and B, n AM between A and B है, AM के इसके बीच में A इसमें हो गया A1 A2 AN और इसके बीच में B, ये हो गया AP में होगा, ये AP में होगा। अगर n अर्थमेटिक मिले तो ये AP में होगा। तो अगर इसको देखा जाए, इसका जाहिर है कि इसका अगर कोई भी मीन निकालना होगा तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, बी जो तुम्हारा है ये कितना टर्म हो गया, बी इज इक्वल टू एन प्लस 2h टर्म, गिनती करके देख लो, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, इसमें n प्लस 1 n प्लस 2h टर्म, तो a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, b माइनस ए बाय एन प्लस 1, इसका d बराबर b माइनस ए बाय एन प्लस 1। अब है तुमको इसका जो वैल्यू निकालना है, तुमको a1 निकालना है, तो a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी, ऐसा हो जाएगा। तुमको d का वैल्यू है ही यहाँ पर रख दीजिए। a2 इसमें ध्यान रहे, a2 में 1 माइनस 1 डी नहीं, ये अर्थमेटिक मीन है, a2 क्या हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 2d और an हो जाएगा a प्लस एन डी, ये तुम्हारा सबका वैल्यू क्या कह सकता है, निकाला जा सकता है। और AP में ये होता है तुम्हारा कि जो तुम्हारा जो सीक्वेंस होता है, जैसे कि जो कि स्टार्टिंग और एंड से जो सम होगा सबका इक्वल होता है कभी भी, माने फर्स्ट जैसे इधर से जो कि a प्लस बी होगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे सेकंड को तो उसका भी सेम आएगा, क्योंकि इसका a प्लस डी वैल्यू होगा, इसका b माइनस डी होगा। इसको जैसे पहला a1 का वैल्यू अगर कोई लिखता है तो a माइनस डी लिखेगा, तो an जो तुमको जो उधर से इंड है तो उसका वैल्यू b माइनस डी होगा। तो इन दोनों को सम कभी भी करेगा तो क्या निकलेगा, a प्लस बी, जितना इक्वल डिस्टेंस इधर से a में कभी जाइएगा इधर से आइएगा, दोनों का सम हमेशा सेम होगा। ये तुम्हारा हो गया एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और जहां तक तुम्हारा कहते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 9 नंबर 8 नंबर, क्या है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर हो गया 8। 3 और 10 के बीच में 6 गो मीन रखना है, A2 A3 A4 A5 और A6 और ये 10, तो ये कितना टर्म हो, हाँ क्या, 3 और 24, ठीक है। इसमें 6 नंबर हुआ, तो ये कितना टर्म हो गया, गिनती कर लेंगे, 6 1 7 1 8, T8 कितना हो गया इसका 24। फर्स्ट टर्म इसका क्या दिख रहा है हमको 3, तो 3 प्लस 24 सॉरी 8
8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया ये 24। तो 7d इक्वल टू क्या होगा 21, तो d इक्वल टू क्या होगा 3। तो जाहिर है कि a1 का वैल्यू क्या होगा 3 प्लस 3, ये 6 हो गया। a2 क्या होगा तुम्हारा 3 प्लस 2d कहें या 6 प्लस 3 का दें 9 हो गया, तो ये 9 हो गया। फिर a3 क्या हो जाएगा तुमको 9 प्लस 3 दैट इज 12 हो गया। a4 हो गया 15 हो गया। a5 कितना हो गया तुम्हारा 18 हो गया और a6 हो गया 21। तो यही इंसर्ट कीजिए आपका काम हो जाएगा। तो इसी के साथ ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल भी था और एपी का जो थ्योरी था अब तुमको समाप्त हो गया। अब एनसीईआरटी का तुमको एक्सरसाइज इस लेक्चर के बाद कोई भी एपी का क्वेश्चन बनाना चाहो बना सकते हो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 9.2, इसको सॉल्व करोगे। और अगर कभी भी तुमको कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो राइट रूल ऐप के माध्यम से कभी भी हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन के लिए संपर्क किया जा सकता है। तो इस लेक्चर को समाप्त करना है। तो कितना